हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सीवी। इस सीरीज में हम ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2। इससे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूले, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल के इन सेंटर, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रोइड, इस तरीके के जो बहुत सारे हमारे स्ट्रेट लाइंस से पहले जो टॉपिक्स आते हैं उन्हें हम कर चुके हैं। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो में बढ़ने से पहले जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और KVS PGT मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा और आपके एग्ज़ाम से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के साथ साथ काफ़ी सारे जो सफिशेंट क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही ज्योमेट्री कंप्लीट होगी उसके बाद में कम से कम 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम इन सेंटर, सेंट्रोइड और एक्स सेंटर्स को पढ़ चुके हैं ट्रायंगल के। एक टॉपिक हमारा छूट गया था जिसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ABC। मान लीजिए ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हैं, B के हैं x2 y2 और C के हैं x3 y3। ओके, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी कि लाइन्स थ्रू विच वर्टिसेस परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड्स। तो ये वर्टिसेस हैं ABC। इन वर्टिसेस से, मान लीजिए ए वर्टेक्स से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ अपोजिट साइड पर, ऐसे ही मैं B वर्टेक्स से सामने वाली जो लाइन है AC, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं C वर्टेक्स से सामने वाली अपोजिट साइड पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो जहाँ पर इन तीनों परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन होगा, इसी इंटरसेक्शन को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और इस इंटरसेक्शन, मान लीजिए O है और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑर्थो सेंटर के x, y हैं, तो उनको निकालने का फॉर्मूला है, x को निकालने का फॉर्मूला है x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन में tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट निकालने का है y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C अपॉन में tan A प्लस tan B प्लस tan C। तो ये एक फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स को निकालने का। इस फॉर्मूले को याद रखिए। इससे पहले जो भी फॉर्मूले बताए गए उनको भी याद कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये जितने भी नोट्स हैं उसको प्रोवाइड करूँगा मैं, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर्स और स्टडी मटेरियल जो भी रहेगा KVS PGT TGT मैथमेटिक्स के लिए, या फिर उसके अलावा जो इंग्लिश, हिंदी और पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए जो भी स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होगा उसे ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन द चैनल। ओके, तो समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं मैं तो, वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तीनों वर्टेक्स से, और जहां पर इनका मिलन हो रहा है यानी कि इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? ओके। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं तीनों वर्टिसेस, और इसका ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो ये फॉर्मूला है, x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखिए और क्वेश्चंस करेंगे हम जब हमारा स्ट्रेट लाइंस यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 1, 2 और 3 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में कम से कम 25 क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज भी करेंगे। ठीक है, और जब पूरा ज्योमेट्री यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। ओके, मान लीजिए एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है
जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बी एंगल जो है। तो इसके जो वर्टेक्स हैं वो क्या हैं, ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, राइट एंगल कहाँ पर है, बी वर्टेक्स पर है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, x2 y2, x2 y2 जो कोऑर्डिनेट्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, इस ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी यही होंगे। क्लियर है। तो एक छोटा सा ये इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं और बताइए। तो सॉल्व करने की बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बताएंगे कि जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है उसी वर्टेक्स को यहाँ पर ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट भी माना जाएगा। अच्छा, हमने 3 चीज़ें पढ़ी अभी तक, जैसे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जो तीनों चीज़ें हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, तीनों एक लाइन में लाई करते हैं, जैसे ओ जी सी। ओके। और इनका जो रेशियो होता है ना, ओ और सी के बीच में जी होता है, यानी कि सेंट्रोइड। सेंट्रोइड बिल्कुल मतलब बीच में लाई नहीं करता, इसको ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में ये डिवाइड करता है। क्लियर है। ओ से जी तक की जो डिस्टेंस होगी वो उसका दुगना होगी जी से सी की डिस्टेंस। क्लियर है। इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं इनके आपको नोट्स बना के रखने चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप एक बार रिवाइज कर सको। और इस टाइप के क्वेश्चंस आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर कि कोई भी एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में जितने भी ये ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर तीनों सेम लाइन में लाई करते हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, चारों के चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। और आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी साइड्स बराबर हों, तीनों साइड्स बराबर हों और तीनों एंगल्स बराबर हों, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 60-60 डिग्री के तीनों एंगल्स होते हैं। क्लियर। और ये जो बीच में एक पॉइंट है, यहीं पर चारों के चारों पॉइंट्स एक जगह इंटरसेक्ट करते हुए, कोइंसाइड करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर की जो लोकेशन है वो क्या रहेगी। तो लोकेशन क्या रहेगी, एक ही जगह कोइंसाइड रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लोकस एंड इट्स इक्वेशन। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लोकस क्या है। कोई भी एक पॉइंट होता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी प्लेन में, जैसे कि एक पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। लोकस क्या होता है, लोकस होता है एक सेट ऑफ पॉइंट्स। लोकस होता है हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके का सेट ऑफ पॉइंट्स। एक लोकस जो होता है वो एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सर्कल है। क्लियर है। ये एक सर्कल है और उसका एक सेंटर है। तो इस सर्कल का एक सेंटर है जिसका सेंटर है x, y। और ये जो सर्कल की सरकमफेरेंस है, ये वाली सरकमफेरेंस, इस सरकमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो कंडीशन क्या है कि अपने सेंटर से, सर्कल के सेंटर से वो सेम दूरी पर लाई करते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं।
तो जितने भी पॉइंट्स हमारी सर्कल की सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर है उससे और जितने भी पॉइंट्स हैं इस सरकमफेरेंस पर सारे के सारे एक ही सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं और ये इस चीज़ को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स इस सरकमफेरेंस पे होंगे इनका अगर हम एक सेट बनाएं तो वो कहलाया जाएगा लोकस। ठीक है, आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा कि लोकस क्या है। लोकस एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। क्लियर। अच्छा, दूसरा तरीका भी है इसको समझने का। एक ऐसी कर्व जो एक पॉइंट के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है। कोई एक कर्व है जो एक पॉइंट के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है और वो पॉइंट जब 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 उस कर्व पर आगे बढ़ता है, मूव करता है और एक सर्टेन कंडीशन को डिफाइन करता है तो उसको बोलते हैं लोकस। लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम इस एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that the difference of its distances from points 3, 0 and -3, 0। तो इसका लोकस क्या होगा और इसकी जो डिफरेंस है ना वो 4 यूनिट है। क्लियर है। मान लीजिए, अच्छा क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट, एक पॉइंट है वो इस तरीके से मूव करता है कि जो डिस्टेंस है ना इन दो पॉइंट से उस पॉइंट की वो हमेशा 4 यूनिट रहती है। ठीक है, तो एक ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है कि इन दो पॉइंट्स 3, 0 और -3, 0 इससे वो जब जब मूव कर रहा है तो 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पर ही वो लाई कर रहा है। क्लियर। तो उस वो जो जैसे 3, 0 हमारा एक पॉइंट है, दूसरा है -3, 0, दूसरा एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट है पॉइंट P, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, सॉरी x1 y1 मान लेते हैं। चलो x1 y1 जब ये मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ये मूव कर रहा है तो इसकी जो डिस्टेंस है ना वो हर बार 4 यूनिट्स ही आ रही है। क्लियर। तो इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर कि 4 जो हमारा P पॉइंट है, मान लीजिए ये B पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट है। 3, 0 A पॉइंट है और B है हमारा -3, 0 और पॉइंट P है जिसके हमने x1 और y1 माने हैं कोऑर्डिनेट्स x1, y1। इसकी जो दूरी है P से A और उसका जो डिफरेंस है PB का, यानी कि PA माइनस PB का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना आ रहा है, 4 यूनिट्स आ रहा है। क्लियर, 4 यूनिट्स आ रहा है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, P से A तक की दूरी निकालेंगे। P हमने माना है ऑलरेडी x1, y1, तो P से A की दूरी कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x1 माइनस और b का जो x2 है ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस y1 - 0 क्योंकि y2 की वैल्यू 0 है। क्लियर। माइनस ये हो गया हमारा PB माइनस PA इक्वल्स टू 4 है ना, तो P1 निकालते हैं अभी। ये होगा PB √x1 - 3 स्क्वायर प्लस y1 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इधर माइनस में है, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। सॉरी, प्लस में यहाँ पर ये भी रहेगा 8 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। अब x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6x1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12x1 और 9 से 9 कट जाएगा, 12x1 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 8 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पर बचेगा हमारा 4 और यहाँ पर बचेगा 3। ओके, तो 3x1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम दोबारा से आगे बढ़ाएंगे। थ्री x1 माइनस 4 इजक्वल्स टू 2 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। अब हम इसे दोबारा से स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड्स पर, तो क्या मिलेगा हमें 9x1 स्क्वायर माइनस 24x1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर माइनस 24x1 प्लस 36। 24x1 से 24x1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इधर आ जाएगा तो 5x1 स्क्वायर माइनस 4y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ट्वेंटी से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, क्या आएगा x1 स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारी लोकस की जो इक्वेशन है ना वो ये होगी। क्लियर। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा पेन सही से नहीं चल रहा और ये स्क्रीन भी सही से नहीं चल रही है, तो इसलिए मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है थोड़ा सा। कोशिश करेंगे कि दूसरा कोई एक ऐप डाउनलोड करके जिसमें एक अच्छी हैंड राइटिंग आए। एक्चुअली क्या है कि स्क्रीन बार बार ना मूव हो जा रही है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है P,
ये हमारा एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। क्लियर। और जब ये पॉइंट P है और x, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ओरिजिन है मान लीजिए जी, मतलब ओरिजिनल जो ओरिजिन है बेस जो 0,0 वो इसका ओरिजिन है। अब मान लीजिए ओरिजिन जो है शिफ्ट हो गया, ओ से चला गया ये ओ डैश, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज होकर के हो गए h, k। ये h है और ये k है। क्लियर। तो जब भी हमें इस टाइप की ओरिजिन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के क्वेश्चंस मिलेंगे, सामने आएंगे हमारे, तो उस केस में हमें क्या करना है कि x की जगह पर हम लिखेंगे x माइनस एच और y की जगह पर लिखेंगे हम y माइनस के। क्लियर। जब भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात आती है, यहाँ पर h क्या है, h और k क्या है, h और k कोऑर्डिनेट्स हैं नए वाले ओरिजिन के। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, x और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस एच, वाई माइनस के, और उसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ओरिजिन है जो शिफ्ट किया गया है 0,0 से 1,2 तक। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है y² माइनस 8x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। चेंज होकर के ये इक्वेशन हो जाती है y² इक्वल्स टू 4ax। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। क्लियर। ठीक है। तो मान लीजिए p एक पॉइंट है। ठीक है। p एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। ये एक ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पोजीशन है पॉइंट की। अब इसका जो ओरिजिन है वो चेंज होकर के कहाँ चला गया, h, के। h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और k की वैल्यू है हमारे पास 2 है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की जगह पर हम लिखेंगे, यानी कि x डैश की जगह पर लिखेंगे x माइनस एच, और y डैश की जगह पर लिखेंगे जो पोजीशन है, जो चेंज हो रही है ना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पर x डैश की जगह पर लिखेंगे x माइनस एच, और y डैश की जगह पर लिखेंगे y माइनस के। क्लियर। तो x डैश की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, y डैश की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 2। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जब ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है तो जो इक्वेशन है ना वो चेंज हो जाती है इस इक्वेशन से y² इक्वल्स टू 4ax की जगह तक। तो y जब हम कंपेयर करेंगे, देखिए y² माइनस 8x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन चेंज हो गई। चेंज इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है हमारी y² माइनस y² इक्वल्स टू 4x, तो y² माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट होगी है, क्योंकि चेंज हो गई है और उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रख रहे हैं, इसलिए हम इसके इक्विवेलेंट रख सकते हैं, उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो y², तो y क्या है हमारा दूसरा वाला जो y डैश है वो है y माइनस 2। तो y² माइनस, तो y की जगह पर लिखेंगे हम y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a, और x की वैल्यू है यहाँ पर x माइनस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे दोनों तरफ। क्लियर। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर y² माइनस 8x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू, मतलब इक्विवेलेंट टू, इसको ओपन कर देंगे y² प्लस 4 माइनस 4y माइनस 4ax माइनस प्लस 4a। ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y² माइनस 8x माइनस 4y प्लस 12 इक्विवेलेंट टू y² माइनस 4y प्लस 4
माइनस 4ax प्लस 4a। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। जो x के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना दोनों तरफ, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है -8 इजक्वल्स टू यहाँ पर क्या है इजक्वल्स टू -4a। तो a इजक्वल्स टू हो गया हमारा 2। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड हो गया शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी कर्व होती है जिस पर 2 पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं A और B। ये कर्व है। जब हम एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ना A से B तक, तो ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट पर लाई करने चाहिए। तो इसी को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्लोप ऑफ ए लाइन। लाइन समझ में आ गया। लाइन का मतलब है कि एक ऐसी कर्व जिस पर जब हम कभी 2 पॉइंट्स के बीच में सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कंप्लीटली उस लाइन सेगमेंट पर लाई करने चाहिए, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाई जाएगी। कोई भी एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसका एक स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, मान लीजिए एक XY प्लेन है, XY प्लेन है और इस पर एक लाइन ड्रॉ की है हमने इस तरीके से, जो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। A से B तक हमारी एक लाइन है। तो विद रेस्पेक्ट टू जो एक एंगल बन रहा है यहाँ पर हमारा थीटा एंगल बन रहा है। ये वाला हो जाएगा पाई प्लस थीटा और ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ तक, ये वाला एंगल है यहाँ तक, ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो स्लोप निकालने का एक सिंपल तरीका है, वो है m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं A से B तक इस लाइन सेगमेंट पर स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। इसका मान लीजिए x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है और B पॉइंट का है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से मान लीजिए हमें एंगल नहीं पता है, कभी ये 2 पॉइंट्स A पॉइंट और B पॉइंट जब एक प्लेन में लाई करते हैं तो स्लोप क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये हमें हमेशा याद रखना है। स्लोप ऑफ लाइन को हमेशा m से हम लोग डिनोट करते हैं। जब हमें एंगल पता होता है तो m इक्वल्स टू tan थीटा, और जब हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स के बारे में उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्लियर है स्लोप का टॉपिक। एक क्वेश्चन है स्लोप पे बेस्ड। हमें बताना है कि इंक्लिनेशन क्या है लाइन का जिसका स्लोप है m इक्वल्स ये है -1/√3। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है m इक्वल्स टू -1/√3। क्लियर है। तो m इक्वल्स टू -1/√3। m क्या होता है tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल्स टू -1/√3। -1/√3 जो वैल्यू है वो किसकी होती है, -tan30 की वैल्यू होती है और tan 150 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा हमारा यहाँ पर हो गया 150 डिग्री। ठीक है। तो इंक्लिनेशन पूछा है। इंक्लिनेशन शब्द का मतलब होता है झुकाव कितना है, उस लाइन का झुकाव कितना है जिसका स्लोप -1/√3 है। तो एंगल हमने बता दिया कि ये है 150 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन होगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। मान लीजिए 2 एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। क्लियर। अगर कोई लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस के तो उसका इक्वेशन क्या होगा।
और अगर कोई लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसका इक्वेशन क्या होगा। अच्छा, जो एक्सिस है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसका फॉर्मूला, इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है वो होता है y इक्वल्स टू 0, ये एक्स एक्सिस का है, और x इक्वल्स टू 0 होता है y एक्सिस का इक्वेशन। क्लियर है। अब मान लीजिए कोई एक लाइन ड्रॉ की हमने x एक्सिस के पैरेलल, सपोज ये वाली लाइन, ये x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर। मान लीजिए ये है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,a। क्लियर है। तो ये जो लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस की, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। जो एक्स एक्सिस की खुद की क्या है, y इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर a पॉइंट पर y एक्सिस को a पॉइंट पर ये टच करते हुए निकल रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a। ऐसे ही अगर एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो b,0 से इंटरसेक्ट होते हुए निकल रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू b। क्लियर। ये ग्राफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस हमारे ग्राफ से ही सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको और ये कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत होती है ताकि क्वेश्चंस इजीली समझ में आए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे क्वेश्चंस को समझने में। हम यहाँ पर समझेंगे कि इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को भी कट करते हुए निकल रही है और वाई एक्सिस को भी कट करते हुए निकल रही है। वाई एक्सिस को ये 0,b पर इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है और एक्स एक्सिस को a,0 पर। तो एक्स एक्सिस पर जहाँ से ये निकल रही है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, और वाई एक्सिस को जहाँ से ये इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है उसकी दूरी होगी b। क्लियर। तो जो b है इसको बोलते हैं हम y इंटरसेप्ट। बहुत बार सुनने को मिलेंगे ये वर्ड इंटरसेप्ट। और a जो है इसको बोलते हैं हम x इंटरसेप्ट। क्लियर। अच्छा, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जिसको हम स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इंटरसेप्ट और स्लोप के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को कहते हैं हम y इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्लियर। ये सिर्फ इतना याद रखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। m हमें पता है स्लोप है और c हमें पता है क्या है, इंटरसेप्ट है। क्लियर। एक क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड कि बताइए इंक्लिनेशन क्या होगा एक्स एक्सिस का। जो ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है 3y इक्वल्स टू √3x प्लस 6, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमें इसका इंक्लिनेशन बताना है, यानी कि हमें एंगल पता करना है कि एंगल किस एंगल पर है ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3y इक्वल्स टू √3x प्लस 6, y इक्वल्स टू x/3 √3 प्लस में 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 को हम उधर ले गए, ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब एक इक्वेशन होती है जो हमने भी पहले बताई थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो x का जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, उसे हम इस इक्वेशन में क्या बोलते हैं, m, यानी कि स्लोप। तो स्लोप जो है क्या होती है, m,
ये किसके इक्विवेलेंट होती है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा इजक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट है 1/√3। तो टेन थीटा इजक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3। थीटा क्या होगा, 30 डिग्री, क्योंकि टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आंसर हो गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर है, इस पर कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर हम कुछ और फॉर्म्स को पढ़ेंगे। एक होता है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1। तो उस केस में जो इक्वेशन होगी ना उस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन फॉर्मूलेज पर रिलेटेड ना क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए ये फॉर्मूले याद रखना। 2 पॉइंट्स फॉर्म, मान लीजिए कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स तो हैं x1 कोमा y1, दूसरे के हैं x2 कोमा y2। इसको 2 पॉइंट्स फॉर्म कहते हैं। और इससे रिलेटेड जब 2 पॉइंट्स हमें जब किसी प्लेन में दिए हों तो उस लाइन की इक्वेशन निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन को सॉल्व करिए तो इक्वेशन हमारे सामने 2 पॉइंट्स के बीच में आ जाएगी। ऐसे एक इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने अभी बताया था इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे ये यहाँ पर 0,b और a,0 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने का एक तरीका है, फॉर्मूला है, वो है x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन बी इजक्वल्स टू 1। क्लियर। कोई भी जब लाइन इस तरीके से कट होगी तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 0,b पर और एक्स एक्सिस को कट कर रही है a,0 पर। इस तरीके के केस में जो इस लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी x बाई ए प्लस वाई अपॉन में बी इजक्वल्स टू 1, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या फिर इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई एक लाइन है। सबसे पहले हम एक प्लेन मानते हैं। मान लीजिए एक प्लेन है और एक लाइन गुजर रही है वहाँ से। इस एक्स वाई प्लेन से कोई एक लाइन गुजर रही है। सपोज करो ये एक लाइन गुजर रही है ऐसे। ओरिजिन से अगर उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए, इस लाइन पर ओरिजिन क्या होता है हमारा 0,0। जब एक परपेंडिकुलर उस लाइन पर खींचा जाएगा तो उस केस में जो उस लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इजक्वल्स टू p। p क्या है यहाँ पर, p है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। क्लियर। और x एक्सिस के सापेक्ष उस परपेंडिकुलर का जो एंगल होगा उसे कहते हैं अल्फ़ा। तो क्लियर हो गया। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर, उस एंगल को हम अल्फ़ा कहते हैं। और जब ओरिजिन से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है उसकी लेंथ को हम बोलते हैं यहाँ पर p। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इजक्वल्स टू p। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो अभी तक तो हम यहाँ पर एक लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे 2 लाइंस के बारे में। 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके एंगल्स, दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स हो गए। कोई 2 लाइंस हैं, उनको आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन के साथ साथ हम कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस, 2 लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर एक सिंगल लाइन और उसकी लाइन की डिफरेंट सिचुएशंस में इक्वेशन को पढ़ा है और स्लोप के बारे में पढ़ा हमने इस टॉपिक में। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर क्लियर कर देंगे।
क्लियर है? जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो में जब कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, तो हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपके सारे फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाएंगे। जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना उनको नोट डाउन कर लो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं बीच में, जैसे कि हमने बताया था अभी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको लिख के रख लीजिए। हद से हद तक ये 2 पेज में आराम से आ जाएगा आपका किसी भी चैप्टर का, 2 पेज में। और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहिए। केवीएस का इस टाइप से हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और कोई भी डाउट है तो ज़रूर क्वेश्चन पूछिए आप। और केवीएस के साथ साथ जो एनवीएस है उसका भी सिलेबस सेम है पीजीटी का ऑलमोस्ट, और DSSB में भी 11th और 12th का ही सिलेबस आता है। तो केवीएस, DSSB और एनवीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।